जैसे जैसे कि हम देखें तो पिछले सप्ताह से करीब 13% केस में एक कमी नोट की गई है। ऑन एन एवरेज देश में 46,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी के साथ ही जहां वीक एंडिंग 4 मई हमारे देश में 531 जिले ऐसे थे जिसमें औसतन 100 से अधिक केसेस प्रतिरोज रिपोर्ट हो रहे थे। 2 जून वाले समय में हमने पाया कि ऐसे 262 जिले हैं जहां पर 100 से अधिक केसेस प्रतिरोज रिपोर्ट हो रहे हैं। और अगर हम 30 जून वाले सप्ताह को देखें तो वह नंबर घटकर 100 जिले रह गया है। यानी कि अगर हम देखें 4 मई से 30 जून वाले सप्ताह में के अंतराल में 431 ऐसे जिले हैं जहां पर की जो केसेस अधिक संख्या में रिपोर्ट हो रहे थे उसमें कमी नोट की गई है। साथ ही एक मुख्य अंश डेली एक्टिव केसेस, उसमें आप देखें जहां 10 मई के समय पे देश में करीब 37 लाख से अधिक केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे, वह अब घटते घटते 5,09,000 केसेस रह गए हैं। यानी कि पीक के समय में देश में जितने एक्टिव केसेस थे उसमें 86% कमी पाई गई है। इसी के साथ ही कंटिन्यूड फोकस ऑन क्लिनिकल मैनेजमेंट, जिसके तहत हमने देखा कि 3 मई के समय में जहां देश का रिकवरी रेट 81.8% था, अब उसमें करीब 15% वृद्धि होते होते वह 97% के करीब हो चुका है। साथ ही जैसे कि हमने इस मंच पर इससे पहले भी बात की है, टेस्टिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसेस। इसी के लिए जैसे जैसे केसेस में बढ़ोतरी नोट की गई, देश में टेस्टिंग के अनुपात को बढ़ाया गया और हमने देखा कि ऑन एन एवरेज पिछले हफ्ते भी हमारे देश में 18.29 लाख टेस्ट प्रतिरोज की औसतन किए गए। और एक स्थाई पर जहां हम देश में केस पॉजिटिविटी ओवरऑल करीब 3.1% ऑन एन एवरेज नोट कर रहे हैं, फ्रॉम ए पीक ऑफ 21.6%, हमारा टेस्टिंग पर अभी भी उतना ही ध्यान बना हुआ है। लेकिन इस विषय में जहां इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज हमारे सामने है, इन टर्म्स ऑफ की डेली केसेस का रिडक्शन, इन टर्म्स ऑफ एक्टिव केसेस में कमी, रिकवरी रेट में वृद्धि, फिर भी देश के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर अभी केस पॉजिटिविटी 10% से ज्यादा है। अगर हम पिछले हफ्ते का डेटा देखें, जिसमें मुख्यतः 71 जिले देश में ऐसे हैं और जहां पर 10% से ज्यादा है, जिसमें आंध्र प्रदेश के 9 जिले, अरुणाचल में 13 जिले, मणिपुर में 7, मेघालय में 8, राजस्थान में 10 जिले और अन्य स्टेट में 1, 2 या 3 ऐसे जिले हैं जहां पर भी अभी इन्फेक्शन का स्प्रेड अधिक दिखता है। हम आपसे मुख्यतः यह हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे कि केसेस में कमी नोट की जा रही है, हमें यह समझना जरूरी है कि अभी भी हम सेकेंड वेव से जूझ रहे हैं और इसलिए जरूरी है कि जिन एरियो में अधिक केसेस पाए जाएं वहां पर हमारा कंटेनमेंट पर उसी तरह से एफर्ट चलता रहे। वैक्सीन के बारे में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आज देश ने 34 करोड़ का आंकड़ा भी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ डोजेस पूरा कर लिया है, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर को अगर हम देखें तो 1.74 करोड़ डोजेज, फ्रंटलाइन वर्कर को 2.71 करोड़ डोजेज, पीपल जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक है उनमें 19.91 करोड़ डोजेज और 18 से 44 वर्ष की संख्या में जो लोग हमारे देश में हैं उनको कवर करते हुए 9.65 करोड़ डोजेज अब तक दी जा चुकी हैं। इसी के साथ ही हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि पब्लिक डोमेन में जो ट्रांसपेरेंट डेटा अवेलेबल है, अगर उसको आप एनालाइज करें तो दुनिया में सबसे अधिक डोजेज एडमिनिस्ट्रेट करने में भारत में 34 करोड़ से अधिक डोजेज अब तक हम दे चुके हैं। दूसरे स्थान पर अगर आप देखें तो 32 करोड़ 32.8 करोड़ डोजेज अमेरिका में दी गई हैं। उससे कम अगर देखें तो यूके में 7.79 करोड़ दी गई हैं। इसमें भी मुख्यतः एक देखने वाला विषय यह है कि जबकि भारत में 16 जनवरी के समय पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया और इन देशों में 8 दिसंबर, 14 दिसंबर या 27 दिसंबर में कार्य शुरू हुआ, तब भी देश ने ओवरऑल नंबर ऑफ डोजेज के कवरेज में दूसरे देशों के अनुपात से काफी अच्छा कार्य किया है। एक स्थाई पर पूरा एफर्ट बना हुआ है कि जितना प्रोडक्शन हो वह देश में अवेलेबल किया जाए। 75% जो हमारी नई पॉलिसी आई है 21 जून से, जिसके तहत 75% प्रोडक्शन हम यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को वैक्सीनेशन के लिए प्रोवाइड करते हैं, उससे ओवरऑल कवरेज ऑफ वैक्सीनेशन में वृद्धि नोट की गई है। जहां जनवरी मंथ में हमने वैक्सीनेशन जब शुरू किया था तो 2.35 लाख वैक्सीन पर डे
उस औसतन से हम अगर फील्ड में कर पा रहे थे, वह बढ़ते बढ़ते 3.77 लाख पर डे, 16 लाख प्रति रोज के हिसाब से हमने मार्च में किया, और अप्रैल में अराउंड 30 लाख ऑन एन एवरेज के डोजेज से हिसाब से किया गया। मई मंथ में इसमें एक छोटी सी कमी, थोड़ा ड्रॉप महसूस किया गया जब हमारी पॉलिसी में एक थोड़ा चेंज आया था, जिसमें स्टेट को भी परचेजेस के लिए अलाउ किया गया था। उसके साथ ही फील्ड फीडबैक के हिसाब से उसके निर्णय लेते हुए 75% डोजेज अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री प्रोवाइड की जा रही हैं, और 25% प्राइवेट सेक्टर परचेज कर सकता है, जिसके तहत हमने ओवरऑल देश में औसतन जो हम डेली वैक्सीनेशन कर रहे हैं उसमें अच्छी वृद्धि नोट की है। हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि ओवरऑल वैक्सीनेशन कवरेज अगर हम प्रायोरिटी एज ग्रुप में एनालाइज करें तो पाते हैं कि जो हमारे आइडेंटिफाइड हेल्थ वर्कर्स थे उसमें फर्स्ट डोज में 87.4% कवरेज है, और उन हेल्थ केयर वर्कर्स को सेकेंड डोज जब वो एलिजिबल होते हैं अगर उसमें देखें तो पाते हैं कि 79.6% कवरेज ऑफ सेकेंड डोज है। फ्रंटलाइन वर्कर्स में देखें तो 90.9% लोग जो हैं फर्स्ट डोज कवर कर चुके हैं जो एलिजिबल हैं, और उसके हिसाब से जो सेकेंड डोज एलिजिबल हैं उनमें भी 90.3% कवरेज है। 45 प्लस एज ग्रुप में 45.4% फर्स्ट डोज, और उसमें से जो लोग एलिजिबल हुए उसका 59.4% कवरेज सेकेंड डोज के द्वारा किया जा चुका है। इसी के साथ ही 15.8% 18 टू 44 एज ग्रुप में अब तक हम फर्स्ट डोज दे चुके हैं। हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, इससे पहले भी हमने बात की है, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम एक बहुत मेजर और एक जिसे कहते हैं कि जिसमें सुदृढ़ तरीके से करने वाला एक कार्यक्रम है। इससे पहले भी इस मंच पर चर्चा हुई है कि अगर वैक्सीनेशन देश में पुराने समय से तुलना करें तो काफी लेट आने की बजाय हम 1 माह के अंदर ही देश में हमने अपने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के सपोर्ट से, अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी के सपोर्ट से हमने देश में लॉन्च की। लॉन्च करने के बाद जब वैक्सीनेशन बनती हैं तो वह बनने के बाद शुरू में उसको हर बैच की टेस्टिंग के लिए उसे कसौली भेजा जाता है। वहां से टेस्टिंग होने के बाद देश के हर प्रांत में, चाहे वह अर्बन एरिया हो, चाहे रूरल एरिया हो, चाहे रिमोट ट्राइबल बेल्ट्स भी हों, वहां पर भी वैक्सीन की सप्लाई की जाती है थ्रू जनरल जो हमारे मेडिकल स्टोर्स होते हैं, डिपोज होते हैं, स्टेट वैक्सीन स्टोर्स होते हैं। वहां से वह जिले में भेजी जाती है, जिले से फिर हर वैक्सीनेशन सेंटर पर भेजी जाती है, कोल्ड चेन पॉइंट पर भेजी जाती है। हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि इस पूरे प्रयास को करने में एक लॉजिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वो आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि अगर हम एक वैक्सीनेशन कार्यक्रम चला रहे हैं तो यहां जो हम बताते हैं कि 40 लाख की फिगर ऑन एन एवरेज हम देश में कवर कर रहे हैं, तो उसके पीछे का प्रयत्न समझना भी उतना ही जरूरी है। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर हमारे देश में 2,19,000 कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स अगर आइडेंटिफाई हुए हैं तो उन सेंटर्स को आइडेंटिफाई करना, उन सेंटर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उन सेंटर्स में जितने भी 5 लोग टीम मेंबर हैं उनको ट्रेन करना वैक्सीनेशन कैसे किया जाए, तो उसके तहत करीब 10 लाख वैक्सीनेटर्स को 16 जनवरी के समय से ट्रेन कर उनका उपयोग किया जा रहा है। साथ ही जब वैक्सीनेशन सेंटर्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनको ओरिएंट कर लेते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का जो मैनेजर्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर के, उनके द्वारा वैक्सीनेशन कोविन प्लेटफॉर्म पर उनको डिटेल करके पब्लिश किया जाता है। पब्लिश होने के बाद वहां यह इंश्योर किया जाता है कि बहुत ऑनलाइन तरीके से या वॉक इन रजिस्ट्रेशन के थ्रू हम जितने हमारे सिटीजन हैं उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करा सकें। इसी के साथ ही अगर आप देखेंगे कि वैक्सीनेशन देते समय यह बहुत जरूरी है कि किसको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। इसी मंच पर हमने इससे पहले भी बात की थी कि अगर देश में कहीं पर भी छोटी सी भी कोई चूक होती है किसी स्थाई पर, क्योंकि हम एक आईटी एज ए प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हम उसको जल्दी ही आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और किसी भी गलती को कंट्रोल करने में सक्षम हो पाते हैं। तो इसके लिए एक फोटो आईडी का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही जो भी वैक्सीनेशन दिया जाता है उसको कोविन में रिकॉर्ड कर उसके बाद एक क्यूआर कोड बेस्ड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हर सिटीजन को प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वह फर्स्ट डोज हो या सेकेंड डोज हो। इसी के साथ ही एक मेजर कार्यक्रम के तहत अगर हम अपना यूनिक हेल्थ आईडी बनाना चाहें जिससे कि हम पूरा हेल्थ रिकॉर्ड बना सकें, उसके लिए भी एक प्रोविजन इसमें हमारे किया गया है। साथ ही एक मुख्य कार्यक्रम यह भी होता है कि जो बेनिफिशियरी है, जो हमारा सिटीजन है जिसको वैक्सीनेशन दी जाए,
जब उसको हम अलॉट करते हैं तो उसको एसएमएस के द्वारा इत्तला दी जाती है। साथ ही जब उसकी नेक्स्ट डोज ड्यू होती है उसके बारे में भी उसको बताया जाता है। यहाँ यह समझने की बात एक बहुत आवश्यक जो हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि जब हम 40 से 50 लाख वैक्सीन ऑन एवरेज बेसिस अगर हम देखें कि 21 तारीख से करते हुए आ रहे हैं, तो यह इक्विवेलेंट है नॉर्वे की पॉपुलेशन के बराबर। यानी कि इस देश में इस कंबाइंड एफर्ट, इस पूरी लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के साथ जब यह कार्य किया जा रहा है तो प्रोडक्शन टू डिलीवरी हम उतना कर रहे हैं जितना कि कई देशों की जनसंख्या है और वह प्रतिरोध कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगर हम 34 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं सिंगल डोज से, तो आप ये देखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स की पूरी पॉपुलेशन से अधिक हम लोग उतनी डोजेज इस देश में अब तक प्रोवाइड कर चुके हैं। यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम फील्ड में कार्य करते हैं तो एक एक कार्य के पीछे जितने एफर्ट्स हैं, जितना कमिटमेंट हमारे फील्ड वर्कर्स का है, उसकी हमें एक नॉलेज होनी चाहिए, हमें उसका गाइडेंस, उनका सपोर्ट में हमें खड़े होना चाहिए। साथ ही जरूरी है कि जब वैक्सीनेशन हो तो एक वैक्सीनेशन सेंटर में कैसे वेटिंग एरिया होना चाहिए, कैसे एक्चुअल वैक्सीनेशन की जाए, कैसे पोस्ट वैक्सीनेशन, जैसे कि हमने इस मंच पर इससे पहले भी बात की है कि एडवर्स इवेंट अगर कोई रिएक्शन हो उसको कैसे मॉनिटर किया जाए। और इसके साथ ही जितने हमारे वैक्सीनेटर्स होते हैं उनको उसमें ट्रेन किया जाता है, उनको एडवर्स इवेंट से रिलेटेड किट दी जाती है और साथ में हर वैक्सीनेशन सेंटर का लिंकेज किया जाता है एक AEFI मैनेजमेंट सेंटर के लिए, जो कि एक और हमारी हेल्थ फैसिलिटी होती है, ताकि अगर किसी को कोई एडवर्स रिएक्शन हो आधे घंटे के भीतर या उसके बाद भी, तो उसका वहां पर फॉलोअप किया जा सके। इसके लिए कोविन प्लेटफॉर्म को एक IT प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कि हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, इम्यूनाइजेशन ऑफिसर्स हों या वैक्सीनेटर्स हों, वो रिपोर्ट कर सकते हैं और साथ में जैसे ही वह रिपोर्ट होता है एक प्रोटोकॉल, एक पद्धति के तहत उसकी पूरी मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल एडवर्स इवेंट कमेटी के द्वारा की जाती है, जिसको बाद में स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर भी कॉजेलिटी असेसमेंट करके कि क्या कारण है कि यह पर्टिकुलर रिएक्शन हुई है, क्या ये वैक्सीन से संबंधित है या कोई और चीज हमें ध्यान रखनी है, उसको प्रोसेस को पूरा फॉलो किया जाता है। एक स्थाई पर जब यह कार्य किया जा रहा है, दूसरे स्थाई पर आप सबको अवगत है, चाहे वह वैक्सीन ईगरनेस हो, चाहे वह वैक्सीन हेजिटेंसी हो, उस पर भी काम करते हुए देश के हर नागरिक को वैक्सीनेशन के बारे में बताना, उनका सपोर्ट लेना, उनकी गाइडेंस से इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए भी कार्यक्रम किया जाता है। इस विषय में मैं आप लोगों की दृष्टि में अरुणाचल प्रदेश के फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और टीकाकरणकर्ताओं का उल्लेख करना चाहूंगा, जो हर तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए भी वैक्सीन अभियान को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे एक नहीं असंख्य उदाहरण हमारे पूरे भारत देश में आप सबको देखने के लिए मिलेंगे।